गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग बात कर रहे हैं प्रीलिम्स के बारे में, जो कि कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ से कराया जा रहा है अरुणोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पे, और पूरी तरह से ये फ्री है। ठीक है, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार क्लासेस आपको मिल रही हैं और हमारा लक्ष्य है कि 150 घंटे में इसको कंप्लीट करा दिया जाए। तो इससे आपका पीटी क्लियर हो जाएगा निश्चित तौर पे, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमी की, और तमाम सारी क्लासेस जो है वो होती रहती हैं। और ये जो है थोड़ा सा टाइम चेंज किया गया है, 5 बजे से 6 बजे के बीच में अब आपको इकोनॉमिक क्लास मिल जाएगी, और रात में 8 बजे नहीं होगी, इसको हमने पहले शिफ्ट कर दिया है। और जो इन्वायरमेंट की क्लास है वो आपको 6 बजे से 8 बजे के बीच मिलेगी। ठीक है, तो ये 8वीं है, संभवतः हमारी ये 8वीं क्लास है इकोनॉमी की, और हमने तमाम सारे मुद्दों पर बात करी हुई है। आर्थिक नियोजन, आर्थिक शब्दावलियां, जो भी महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, प्रमुख सूचकांक के बारे में हमने बातें करी हुई हैं, और नेशनल इनकम हमने बता दिया है, गरीबी और बेरोजगारी के बारे में भी हमने बता दिया हुआ था। इसकी गणना कैसे होती है, कैसे इसको निर्धारित किया जाता है, वो सारे मुद्दों पर हमने बात की हुई थी। तो मतलब आज ये 8वीं क्लास है और इसमें हम देखेंगे आर्थिक नियोजन, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि आप ये कह सकते हैं इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी, और आप जानते हैं जैसे कि जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग कर दिया गया हुआ था। ठीक है, तो लेकिन फिर भी इसकी आप कह सकते हैं कि एक तरह से प्रासंगिकता जो है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो उसी के ब्याह पे हम लोग देखेंगे। और प्रीलिम्स में और मेंस में ये समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि जब से नीति आयोग बना हुआ है तब से क्रॉस क्वेश्चनिंग के आधार पर, तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर क्वेश्चन पूछता है मेंस में। ठीक है, तो वो भी कुछ आधार हम लोग देख लेंगे, लेकिन हमारा फोकस रहेगा पीटी पे, प्रीलिम्स टेस्ट पे। ठीक है, तो बात करते हैं। ठीक है, ओके, ये देख लो भाई, जो हमारा शेड्यूल अभी कुछ अपडेट हुआ है और इसी के आधार पे अब क्लासेस चलेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। इंडियन पॉलिटी 9 से 10, हिस्ट्री 11 से 12, ज्योग्राफी 3 से 4, इंडियन इकोनॉमी ये 5 से 6 बजे के बीच में है, और इन्वायरमेंट ये 6 से 8 बजे के बीच में चलेगा कल से। ठीक है, आज अभी जैसे हमने शेड्यूल में पहला था वैसे ही रहेगा। तो लोग शुरू करते हैं भाई योजना आयोग के बारे में। भारत में नियोजन, इसकी सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे, और परिभाषा के आधार पर हम आगे चीजें तय करेंगे। ठीक है, तो कहा जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों में वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भविष्य की रूपरेखा तैयार करना एवं आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना ही आयोजन है या नियोजन है, जिसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, तो भविष्य की रणनीति तय करना, अभी हमारे पास में क्या है, कितना है, क्या हम कर सकते हैं, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, भविष्य को तय करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसको हम लोग आयोजन बोलते हैं। तो भविष्य की रूपरेखा तैयार करना और आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना ही आयोजन कहलाता है। यह एक चेतन प्रयास है, मतलब चिंतन करने वाला एक कह सकते हैं हिसाब है, और जो समाज की समस्याओं को पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर, ध्यान देना यहाँ पे, प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। ठीक है, चरणबद्ध तरीके से ये लागू किया जाता है प्राथमिकता के आधार पर। आप ये कह सकते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसपे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जो आवश्यक है, ठीक है, जो आवश्यक है, तो उसको हम लोग किस में गिनते हैं, प्राथमिकता में गिनते हैं कि नहीं ये नीड है, ये आवश्यक है, इस पे हमें सुधार करना चाहिए, तो हम लोग प्राथमिकता के आधार पर तमाम सारे आप देखेंगे चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया जाता है, और इस प्रक्रिया से समस्याओं का हल खोजने के लिए लक्ष्य निर्धारण फिर आया सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप ये किया जाता है। ठीक है, तो लक्ष्य निर्धारण कैसे होगा, सांस्कृतिक मूल्यों को अनुरूप रहेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक मूल्यों को अनुरूप रहेंगे। यहाँ पे गुन्नार मेडल हैं, ये कुछ बोलते हैं, कहते हैं कि नियोजन जो है वो किसी देश की सरकार द्वारा किए गए वे जागरूक प्रयास हैं। ध्यान देना, यहाँ पे जागरूक प्रयास हैं जिनके द्वारा लोक नीतियों की अधिक तार्किक ढंग से समन्वित किया जाता है। ठीक है, तो लोक नीतियों को अधिक तार्किक ढंग से समन्वित किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक तेजी से विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। आप भी अपनी योजना बनाते होंगे, आप भी अपनी योजना बनाते होंगे, तो सोचते होंगे हमारे पास में इतना है, और इसके हिसाब से हम 1 महीने की रूपरेखा बना सकते हैं कि अगले 1 महीने हमें क्या करना है। ठीक है, तो उसी तरह से आप देखेंगे
और उसको कितने तेजी से उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, 1 महीने में जो आपने योजना बनाई हुई है उस पर आपको ध्यान रहता है। तो ऐसा कौन कह रहा है? गुन्नार मेडल जो है वो ऐसा यहाँ पे बताते हैं, और ये कहते हैं कि किसी भी देश की सरकार द्वारा किए गए एक जागरूक प्रयास के तहत होता है, ये जागरूक प्रयास के तहत। तो ये एक परिभाषा हमने देखी हुई है। अब इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि भारत में भी ऐसी योजनाएं चलाई गई थी, हालांकि 2015 में इसमें चेंज किए गए हैं। और वो चेंज क्या हुआ था सबको पता है, जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग कर दिया गया था, जब से नई सरकार बनी हुई थी। ठीक है, मोदी सरकार आई और उसने चेंज किया हुआ। इसका उद्भव और प्रसार देख लेंगे तो कहा जाता है कि भाई अमेरिका से जो है इसका उद्भव हुआ है, अमेरिका से इसका उद्भव हुआ है, ऐसी कुछ चीजें बताई जाती हैं। हम लोग देखेंगे विभिन्न देशों ने अपने यहाँ आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए, ध्यान देना यहाँ पे किसके लिए लाया गया है? आर्थिक विकास को गति प्रदान करने लिए। हमने आर्थिक विकास की चर्चा कर ली थी, इसी वजह से हमने आर्थिक शब्दावलियां बहुत अच्छी तरह से आपको डिफाइन कर दी हैं कि अब आपको आर्थिक विकास क्या है, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, ये सारी चीजें आपको क्या है दोबारा से नहीं पूछनी है, हमने आपको बता दिया। आपको अगर जानना है तो वीडियो देख लेंगे हमारा पूरा। ठीक है, तो आर्थिक विकास गति प्रदान करने के लिए विभिन्न समय और अलग अलग स्तरों पर नियोजन को अपनाया जाता है। अनेक सारे देश है अपनी सुविधा के अनुसार, अपने संसाधनों के अनुसार योजनाएं तय करते हैं, आयोजन करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले अमेरिका ने प्रादेशिक नियोजन के रूप में वर्ष 1916 में टेनेसी वैली अथॉरिटी की स्थापना की हुई थी। तो ये किसके संबंध रखता है? ये आयोजन से ही संबंध रखता है। ठीक है, ये जो है ये आयोजन से संबंध रखता है। और इसकी सफलता से प्रेरित होकर भारत ने भी स्वतंत्रता के पश्चात कमोबेश केंद्रीय नियोजन के सोवियत मॉडल को ही अपनाया था। ठीक है, सोवियत मॉडल को ही अपनाया हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अलग है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे ये सोवियत मॉडल को अपना रहा है। ठीक है, भारत जो है वो अमेरिका के टेनेसी वैली अथॉरिटी को नहीं अपना रहा है, वो किस पे काम कर रहा है? वो सोवियत संघ को जो नियोजन किया गया था वैसा ही अपना वो नियोजन कर रहा है। तो सोवियत मॉडल पर ये आधारित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नियोजन के प्रकार कितने। ठीक है, नियोजन के प्रकार देखो यहाँ पे तमाम सारे दिए गए हैं। ठीक है, नियोजन के प्रकार, नियोजन विभिन्न समयावधि और उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नियोजन के प्रमुख प्रकार इस प्रकार है, देखते हैं कौन कौन से प्रकार है फटाफट। इसमें हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, नियोजन के प्रकार देखने हैं। ठीक है, सिर्फ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट। एक तो होता है दीर्घकालिक नियोजन, जिसमें लंबी अवधि के लिए नियोजन किया जाता है। ठीक है, और दूसरा इसमें है अल्पकालीन नियोजन, इसमें तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया जाता है, जैसे कि दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक मतलब 15 दिन, तिमाही मतलब 3, और छमाही और वार्षिक हो सकते हैं। तो यह अल्पकालीन है। भौतिक नियोजन की बात करें तो इसमें उपक्रमों के लिए भवन, उपकरण आदि की व्यवस्था की जाती है, जिसको हम लोग भौतिक नियोजन बोलते हैं। स्तरीय नियोजन की बात करता है, लेवलिंग वाली की बात करता है, और यह नियोजन उन सभी संगठनों पाया जाता है जहां कुशल प्रबंधन हेतु प्रबंधन को कई स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्तरीय नियोजन, मतलब उच्च, मध्यम और निम्न स्तरीय नियोजन की बात करते हैं। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पांचवें की बात करें तो यहाँ पे पांचवा है उद्देश्य आधारित नियोजन। इसमें कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियोजन किया जा रहा होगा, कोई एक उद्देश्य जो है या कई उद्देश्य को लेके नियोजन किया जा रहा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो नवाचार में वृद्धि या विक्रय संवर्धन हेतु नियोजन। तो एक किसी को टारगेट बेस आप कह सकते हैं। ठीक है, उसका उद्देश्य ये होगा कि इसके लिए नियोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये उद्देश्य आधारित नियोजन है। आगे देखेंगे नियोजन की प्रक्रिया, तो प्लानिंग प्रोसेस कैसे कैसे किया जाता है एक बार देख लेते हैं फटाफट। नियोजन का स्वरूप चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, उसकी सफलता हेतु कुछ आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं। और नियोजन प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। कैसे कैसे नियोजन किया जाता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे उसको। ठीक है, तो उद्देश्यों का सबसे पहले निर्धारण करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे कि हमारे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पहला कदम है ये नियोजन प्रक्रिया का पहला कदम है उद्देश्यों का निर्धारण करना। उद्देश्य पूरे देश या किसी राज्य या किसी संगठन या विभाग के हो सकते हैं। कोई भी अगर नियोजन कर रहा है उसका पहला स्टेप क्या होगा, उद्देश्यों का निर्धारण।
अगर आप भी कभी नियोजन कर रहे होंगे, इवन मैं भी कोई नियोजन कर रहा हूंगा, तो क्या करूंगा, पहला हमारा कदम यही होगा कि हम अपने उद्देश्य निर्धारित करें। हाँ ठीक है। और दूसरा यहां पे है, प्रोसेस में ही देखेंगे, परिकल्पनाओं का विकास करना। नियोजन का संबंध भविष्य से होता है, जैसा कि अभी हमने बता दिया हुआ है। ठीक है, जितना है उसी के आधार पर हम भविष्य की योजनाएं तय करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। और नियोजन का संबंध भविष्य से होता है तथा भविष्य अनिश्चित होता है। अतः प्रबंधकों को कुछ पूर्व कल्पनाएं करनी होती हैं, जो परिकल्पनाएं कहलाती हैं। हमें कल्पना करनी होती है, सोचना होता है। चिंतन हमने बताया था अभी, चिंतन पर भी आधारित होता है हमारा आयोजन। ठीक है, तो हमें चिंतन करना होता है और इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में आने वाली बाधाओं, समस्याओं आदि की परिकल्पना की जाती है। अगर आप आयोजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तमाम सारी बाधाएं जो है वो यहाँ पे विद्यमान रहती हैं। ठीक है, तमाम सारी बाधाएं विद्यमान रहती हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि नियोजन जो है आपने 1 महीने के लिए कर लिया है भविष्य के, लेकिन भविष्य कैसा है, भविष्य के बारे में कुछ पता ही नहीं है, भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, कल्पनाएं करनी होती है, परिकल्पनाएं करनी होती है, पूर्व धारणाएं जो है वो विकसित करनी होती है कि अगर ऐसा होगा तो हम बी प्लान कर लेंगे, वहां पे हम ए प्लान अगर हमारा कामयाब नहीं हुआ तो बी कर लेंगे, बी नहीं हुआ तो सी कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे क्या है, परिकल्पनाओं का विकास किया जाता है। ठीक है, और देखेंगे विकल्पों की पहचान। ठीक है, विकल्पों की पहचान करना, तो यहां पे तमाम सारे हमें विकल्प क्या है, तमाम सारे विकल्पों को ढूंढना होता है और उसमें जो बेस्ट होता है उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, अपनी रूपरेखा पे काम करने लगते हैं। तो विकल्पों की पहचान करना अर्थात उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्पों की पहचान की जाती है और जो सबसे अच्छा विकल्प होता है उसी के आधार पर हम काम करते हैं। आप देखेंगे विकल्पों का मूल्यांकन भी, प्रत्येक विकल्प के गुण व दोष निर्धारण करना एवं उनके परिणामों को ध्यान में रखकर विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब कौन हमें ज्यादा आउटपुट दे सकता है, कौन खराब है, कौन से विकल्प में दोष है, तो ये क्या है, उनको हम निकाल देते हैं और अच्छे विकल्प का चयन करते हैं। तो ये आपने प्रक्रिया देख ली हुई है। ठीक है, ये आपने प्रक्रिया देख ली हुई है। कुछ और भी चीजें यहाँ पे, विकल्पों का चुनाव कैसे किया जाता है हमने बताया हुआ है अभी। जो अच्छा आउटपुट दे रहा होगा उस विकल्प को हम लोग चुन लेंगे और जो खराब आउटपुट दे रहा होगा उसको हम हटा देंगे। अर्थात तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, वह मूल्यांकन के बाद संगठन के उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए सर्वोत्तम विकल्प चुना जाता है। विकल्प सर्वाधिक लाभकारी तथा कम से कम ऋणात्मक परिणाम देने वाला होना चाहिए। लाभ भी मिले, समय भी कम लगे और कम से कम ऋणात्मक जो है वो आप कह सकते हैं यहाँ पे परिणाम देने वाला होना चाहिए, ऋण देने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे विकल्प का हम लोग क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। अब इसके बाद में योजना का क्रियान्वयन करते हैं, इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। योजनाओं को विकसित करने के पश्चात उनका क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाता है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी का पूर्ण सहयोग आवश्यक होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, योजना का क्रियान्वयन करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं सही हुआ तो योजना फेल हो जाएगी, आपके जो लक्ष्य हैं वो अधूरे रह जाएंगे या कह सकते हैं खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में अनुवर्तन, परीक्षण की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, परीक्षण की बात करेंगे, परीक्षण करने की योजनाएं यथोचित रूप से लागू की गई है या नहीं, योजनाओं के अनुसार कार्य चल रहा है या नहीं, इसको हम लोग किसमें गिनते हैं, अनुवर्तन में गिनते हैं, अर्थात उसका परीक्षण करते हैं हम लोग। ठीक है, परीक्षण करते हैं। एक बार कहते हैं फीडबैक ले लेते हैं, एक बार फीडबैक ले लेते हैं कि देखे काम अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हाँ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसको लोग क्या करते हैं, अनुवर्तन। तो ये हमने देख लिया हुआ है कि भाई ये प्रोसेस कैसे होता है, नियोजन कैसे किया जाता है, इसके बारे में ये कहां पूछा जा सकता है, मेन मोटिव हमारा आपको पीटी में भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी में, कि भाई नियोजन कैसे किया जाता है, या आपसे स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है कि इसको एक सीरियल में सजाइए। ठीक है, एक सीरियल में बताइए नियोजन कैसे किया जाता है, नियोजन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो प्रक्रिया हमने देख ली हुई है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो है आर्थिक नियोजन महत्वपूर्ण क्यों है, इसका 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 महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है। तो देखेंगे कि वर्तमान युग में
आर्थिक नियोजन का बहुत ज्यादा महत्व है। वैसे तो पूंजीवादी विकसित राष्ट्रों में आर्थिक नियोजन का सीमित मात्रा में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अमेरिका या पश्चिमी राष्ट्र, तो वहां पे बहुत कम मात्रा में, कह सकते हैं सीमित मात्रा में ही आर्थिक नियोजन किया जाता है। लेकिन आर्थिक स्थिरता के लिए नियोजन की आवश्यकता उन्हें भी पड़ती रहती है। अगर नियोजन नहीं किया जाता है तो आर्थिक स्थिरता वो खो देंगे और मंदी का दौर आ सकता है। इस वजह से वो क्या करते हैं, आर्थिक नियोजन करते हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहे। कौन? विकसित राष्ट्र भी, पूंजीवादी विकसित राष्ट्र कहिए, ठीक है। सामाजिक एवं साम्यवादी अर्थव्यवस्था की तो आर्थिक नियोजन का एक प्रमुख विशेषता ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत जैसे विकासशील देश या अल्प विकसित देश जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज को हम ले सकते हैं, तो यहां पे क्या है, यहां पे आप देखेंगे आर्थिक नियोजन इसकी प्रमुख विशेषता है, या यूं कहिए कि इनकी आर्थिक नियोजन जो है आर्थिक विकास की रीढ़ है, हड्डी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। तो आगे देखेंगे, अल्प विकसित राष्ट्रों में निर्धनता, विषमता, अज्ञानता आदि ऐसी समस्याओं से निपटने हेतु नियोजन का सहारा लिया जाता है। इसलिए विश्व के अधिकांश देशों में आर्थिक नियोजन का सहारा लिया जाता है, परंतु अल्प विकसित देशों के लिए आर्थिक नियोजन का महत्व उससे कहीं बढ़कर है। जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें हम, एशिया में भी तमाम सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि आर्थिक नियोजन के सहारे ही काम करते हैं, क्योंकि वो कैसे पूंजीवादी नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था वहां पे नहीं है। तो आर्थिक नियोजन आप देख रहे हैं आर्थिक विकास से सापेक्ष संबंध रखता है, ठीक है। आर्थिक विकास की हमने बात कर ली हुई थी कि ओवरऑल जितना भी है सामाजिक, इवन कह सकते हैं राजनीतिक, सांस्कृतिक, सारे पहलुओं को लेकर चलता है। कौन? आर्थिक विकास। हमने बातें की हुई थी इसके बारे में, बातें समझ में आ गई? चलो ठीक है। तो आर्थिक नियोजन के महत्व को इस प्रकार समझाया जा सकता है, कैसे कैसे, देखो इसका क्या महत्व है। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, ठीक है, पहली बात। दूसरा, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए, इसमें भी इसका महत्व है। और तीसरा, जीवन स्तर में सुधार के लिए भी इसका महत्व है। तो सबकी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, इन सब की हम लोग क्या करते हैं, प्लान के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का महत्व, सर्वोत्तम उपयोग में इसका महत्व है, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि में इसका महत्व है, और जीवन स्तर में सुधार के लिए भी इसका महत्व है, ठीक है। और आर्थिक विषमता में कमी को लेकर भी इसका महत्व है, अर्थात अल्प विकसित राष्ट्रों में धन और आय की विषमता पाई जाती है जो आर्थिक विकास में बाधक है, ठीक है। और इसको कैसे कम किया जा सकता है या इसका अवमूलन कैसे किया जा सकता है? आर्थिक नियोजन के आधार पर ही इसको कम किया जा सकता है, इसका अवमूलन किया जा सकता है। नियोजन में समाजवादी विचारधारा विद्यमान होती है, अतः आर्थिक विषमता को कम करने के लिए नियोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है। तो ये हमने 1, 2, 3 और 4 महत्वपूर्ण बातें करी हुई हैं, किसके लिए? आर्थिक नियोजन के महत्व के रूप में, ठीक है। और 5वें की बात करें तो यहां पे देखेंगे इसका और कहां पे महत्व है, संतुलित आर्थिक विकास में भी इसका महत्व है, ठीक है। संतुलित आर्थिक महत्व में भी इसका, आर्थिक विकास में भी इसका महत्व कैसे देखेंगे कि कृषि और उद्योगों का साथ साथ विकास ये करता है। अल्प विकसित और विकासशील देशों में की बात करें तो देखेंगे कि कृषि और उद्योगों को साथ साथ लेके चलता है, मतलब इनका साथ साथ विकास होता रहे, ठीक है। पता लगे कृषि आगे पहुंच गई, उद्योग पीछे रह गए, उद्योग आगे निकल गए और कृषि पीछे रहेगी, तो इन दोनों का साथ साथ विकास हो, सामाजिक सेवाओं का विस्तार हो और घरेलू तथा विदेशी व्यापार का उचित ढंग से समन्वय है। इस वजह से आप देखेंगे संतुलित आर्थिक विकास में भी आर्थिक नियोजन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान है, ठीक है। तो ये हमने 5वां नंबर पढ़ लिया। इसके बाद में 6ठे पे चलते हैं कि भाई 6ठे नंबर पे किस तरह से ये महत्वपूर्ण है। तो ये आधारभूत संरचना का विकास करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें भी इसका महत्व है। कैसे, एक बार देखते हैं। देश के आर्थिक विकास के लिए आधारित संरचना जैसे विद्युत, यात्रा, सिंचाई के साधन आज की आवश्यकता होती है और इसमें भारी विनियोग की आवश्यकता होती है। अतः देश की आवश्यकता अनुसार आधारिक संरचना या आप कह सकते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना का विकास नियोजन द्वारा ही लाभप्रद हो सकता है, ठीक है। तो आधारभूत संरचना के
विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसमें भी इसका महत्व है, इसमें भी इसका महत्व है। और देखेंगे पूर्ण रोजगार के अवसर सृजन करने में भी आर्थिक नियोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें भी इसका महत्व है। भारत जैसे विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करके बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। तो इसमें आर्थिक नियोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें भी निभाता है, पूर्ण रोजगार को सृजन करने के लिए या ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए या कम करने के लिए। ठीक है, तो पूर्ण नियोजन की पूर्ण रोजगार की बात हो गई। और यहां पे आप देखेंगे अनिश्चितता के जोखिम को कम करने के लिए भी आर्थिक नियोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, देख लीजिए एक बार। नियोजन प्रबंधकों को भविष्य में झांकने का अवसर प्रदान करती है ताकि अप्रत्याशित घटनाओं का प्रभाव कम किया जा सके। तो ये हमने सारी बातें की हुई हैं। प्रक्रिया कैसे है, आर्थिक नियोजन का महत्व कैसे कैसे है, हमने डेफिनेशन भी देख ली हुई है, इसके प्रकार देख लिए हुए। ये सारे आपको या तो सीरियल से पूछने के लिए आएगा या फिर पूछेगा कि इसमें ये बताइए कौन सा प्रक्रिया में शामिल नहीं है, कौन से प्रकार जो है वो आर्थिक नियोजन का प्रकार नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने फटाफट आपको बता दिए हैं तेजी के साथ में। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे भारत में स्वतंत्रता के पश्चात नियोजन, प्लानिंग इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट पीसीएस वालों, यूपीएससी वालों या वनडे एग्जाम वालों, छोटे छोटे फैक्ट पूछे जाते हैं, हमें सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं विस्तार से। ठीक है, ओके, देखो भाई, सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं। एज यूजुअल जैसा का स्टाइल है, पहले परिचय लेते हैं, इसके बाद उसमें हम लोग टॉपिक में झांक के देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने निर्धनता दूर करने और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का के क्रम को शुरू किया हुआ था। ठीक है, कि हमें निर्धनता दूर हो जाए यहाँ पे, और सोशल जस्टिस जैसे जो मुद्दे हैं सबको, मतलब कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास जैसी अवधारणा यहाँ पे भी विद्यमान रहे। तो इसके लिए क्या किया गया, पंचवर्षीय योजनाओं को क्रम से शुरू किया गया था। 1951 से देश में पंचवर्षीय योजनाओं की एक निरंतर प्रक्रिया चल रही है। तो ध्यान रखना कब से शुरू हुआ है, प्लानिंग कैसे शुरू हुई है। प्लानिंग जो है वो 1951 से शुरू हुई है। ठीक है, यहां से शुरुआत होती है और हम अभी तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं और 5 एक वर्षीय योजनाएं पूरी कर चुके हैं। ठीक है, जिसको योजना अवकाश भी कहा जाता है। जो एक वर्षीय योजनाएं हैं उसको लोग क्या बोलते हैं, योजना अवकाश बोलते हैं। बता देंगे अभी कहां पे योजना अवकाश आए हुए हैं। ठीक है, तो 2007 की बात करें तो यहां पे भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, जो 31 मार्च 2012 में पूरी हो चुकी है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना अप्रैल 2012 से शुरू हुई, परंतु वर्तमान में मोदी सरकार ने इसे समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया था। जैसा कि सब लोग आप जानते हैं कि जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। अब सारे काम वही देखता है, जैसे कि आर्थिक नियोजन किया जाता था वैसे ही अब नीति आयोग उसको करता है। ठीक है, कुछ थोड़े से रिफॉर्म करके ऐसा कह सकते हैं। काम वही है आर्थिक नियोजन, लेकिन थोड़े से रिफॉर्म करके, थोड़ा आप कह सकते हैं उसमें शुद्धिकरण करके उसको लाया गया हुआ है और वो बेहतर काम कर रहा है। ठीक है, योजनाओं को जैसे डिले हो जाता था तो ऐसा कहा जाता है कि अब शायद डिले नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे उसके बारे में, वो एक करंट का मुद्दा बनता है जाके। ठीक है, तो हमने देख लिया कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कैसे कैसे ये शुरू किया गया है और कैसे खत्म किया गया है, इसकी भी बातें हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कर ली हुई है। ओके, कोई बात तो नहीं, इसमें समझ में आ रहा होगा। चलो, ये तो सब बातों में सारी चीजें हमने बता दी हुई हैं, लेकिन हम लोग अभी मेन मुद्दे पे आने वाले हैं जहां से हमारे क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि भारत में नियोजन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। ठीक है, हमने तमाम सारे मुद्दे डिस्कस किए हुए। हम गरीब थे, विषमता थी, भूमि सुधार नहीं था हमारे पास में, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं थी, तो यही सारे कारण रहे होंगे। क्योंकि हम कैसे देश थे उस टाइम से, अल्प विकसित थे, ये कह सकते हैं गरीब। अच्छा, अल्प विकसित और विकसित जो है या फिर विकासशील हम किस वजह से जोड़ते हैं, जिससे कि देश को बुरा नहीं लगे। बात समझ रहे हैं ना, विकासशील इस वजह से बोल देते हैं कि देश को बुरा ना लगे।
थोड़ा अच्छा शब्द भी है, लेकिन विकासशील या अल्प विकसित ध्यान रखना सारे कैसे हैं, गरीब देश ही होते हैं। भारत भी एक गरीब देश है। उसको अच्छा लगे इस वजह से क्या बोला जाता है, इसको अल्प विकासशील बोल दिया जाता है। ठीक है, तो नियोजन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, देखते हैं एक बार। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लेख किया गया है कि देश के सभी लोगों को आजीविका के पर्याप्त साधनों को उपलब्ध कराना तथा उनके जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि करना राज्य का कर्तव्य है। ये डीपीएसपी में दिया गया है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ हमारे संविधान में दिया गया है। ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत में ऐसा दिया गया है कि भाई ये राज्य का कर्तव्य है कि वो उनके जो लोग हैं यहाँ के उनके जीवन स्तर में तेजी से सुधार करें और सभी लोगों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए। ठीक है, तो अब जब संविधान में लिख दिया गया है तो हालांकि ये कर्तव्य दिया गया है, ऐसा नहीं कि भाई अधिकार दिया गया है लोगों के, नहीं अब जो है राज्य जो है करे ही करे हमको। ठीक है, नहीं तो फिर लोग क्या करेंगे, लागू करवाने के लिए कहां जाएंगे, न्यायालय में, जैसे मूल अधिकारियों की बात करते हैं। ठीक है, तो डीपीएसपी में ऐसा बोला गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसा बोला गया है। और आगे देखेंगे कि इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जो कि आपने देखा हुआ क्या, जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि और आजीविका के पर्याप्त साधनों को उपलब्ध कराना, तो इन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि देश का आर्थिक विकास निरंतर तीव्र गति से होता रहे। आर्थिक विकास की तीव्र गति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि देश के साधनों का उपयुक्त ढंग से प्रयोग किया जाए, और अगर उपयुक्त ढंग से प्रयोग करना है तो हमें निश्चित तौर पर आर्थिक नियोजन करना ही पड़ेगा, इसके बगैर नहीं हो पाएगा कुछ। ठीक है, तो आपने समझा यहां पे कि हमें नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आप समझ गए होंगे। कुछ और बातें भी देख लेते हैं इसमें। इस उद्देश्य का लाभ प्रेरणा पर आधारित मांग और पूर्ति की बाजार शक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए अर्थव्यवस्था का आयोजनात्मक विकास आवश्यक है, अर्थात आर्थिक नियोजन आवश्यक है। अतएव देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिए आर्थिक नियोजन की आवश्यकता होती है। तो ये हमें समझ में आया कि आर्थिक नियोजन क्यों आवश्यक है भारत जैसे देश में या अल्प विकसित देश में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे कि आप ये देखेंगे, भारत जैसे अल्प विकसित देशों में आर्थिक नियोजन का स्वरूप विकासशील नियोजन का रहा है, और भारत के तीव्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन आर्थिक नियोजन ही है। ठीक है, तो इस वजह से आर्थिक नियोजन की आवश्यकता पड़ी भारत जैसे विकासशील राष्ट्र को। ठीक है, तो ये मुद्दे हमने देख लिए हुए। आगे कुछ बातें और कर लेते हैं हम, अभी टाइम है, अभी हम लोगों के पास में टाइम है। भारत में निम्नलिखित कारणों से आर्थिक नियोजन के मार्ग को अपनाया गया है। हमने देखा कि भाई क्यों जरूरत पड़ी हुई है। अब हम थोड़ा सा मुख्य बातें और देख लेते हैं कि भाई क्यों इस मार्ग को अपनाया क्यों गया है। तो हमने बता दिया था आपको शुरू में कि क्या कारण रहे होंगे, ऐसे ही बोलचाल में बता दिया था। भुखमरी थी, गरीबी थी, भूमि सुधार नहीं था, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, आधारभूत संरचना अच्छी नहीं थी, पानी बिजली सबकी सड़क सब दुर्दशा फैली हुई थी। हम उस टाइम आजाद ही हुए थे, 4 साल बाद शुरू कर दिया गया था आर्थिक नियोजन। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया था, हमने बताया हुआ है, सोवियत संघ के मॉडल के आधार पर हमारे यहां अपनाया गया है। ध्यान रखेंगे सारी चीजें। ठीक है, और सर्वप्रथम कहां पे, सर्वप्रथम हमने बताया था कहां पे, अमेरिका में 1916। ठीक है, चलो देखते हैं भाई तो वो कौन कौन से कारण है जो आर्थिक नियोजन के मार्ग को अपनाया गया हुआ है, देखते हैं। निर्धनता का दुष्चक्र, भारत में निर्धनता का दुष्चक्र पाया जाता है, और इन देशों में पूंजी की मांग और पूर्ति दोनों की कमी पाई जाती है। इस कमी को निजी क्षेत्र दूर कर सकता है। सरकार द्वारा आर्थिक नियोजन को अपनाकर ही निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहली बात जो हमने आपको बातों बातों में बता दी थी, क्या निर्धनता बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे, इस वजह से आर्थिक नियोजन के मार्ग को अपनाया गया। दूसरा, साधनों का कुशल प्रयोग, एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो हम किस ढंग से कितनी कुशलता के साथ संसाधनों का उपयोग करें, इसके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। हमारी तमाम सारी जनसंख्या है, सारी गरीब जनसंख्या है, सब में बांटना है, संसाधनों को सब में वितरित करना है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया जाएगा, और वो किया भी गया। कैसे, भारत जैसे अल्प विकसित देश में
निजी उद्यमी देश की साधनों का दुरुपयोग करते हैं और इसके फलस्वरूप देश के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हित, सामाजिक हित को ध्यान में रखकर इनका कुशलतम प्रयोग करना है और इस कमी को नियोजन से ही पूरा किया जा सकता है। तो तीसरी बात यहां पे आई, हमने समझा कि आर्थिक नियोजन के मार्ग को क्यों अपनाया गया है। तीसरी बात करते हैं, यहां पे दो बातें हमने कर ली हुई हैं। तीसरी बात क्या है कि भाई क्यों अपनाया गया है। तीसरी बात देखेंगे, उत्पादन के संतुलित ढांचे के लिए, उत्पादन के लिए संतुलित ढांचे के लिए। अब ऐसा नहीं कृषि में तो अच्छा आपने विकास कर दिया, उद्योग धंधे ऐसे ही रह गए, छोटे मोटे कुटीर उद्योग ऐसे ही रह गए, ठीक है, तो उससे क्या है, दिक्कत होने वाली है। तो प्लानिंग यहां पे भी तो करनी पड़ेगी। तो उत्पादन के संतुलित ढांचे के लिए देश में उत्पादन का ढांचा असंतुलित है, कृषि का महत्व अधिक है, उद्योग और व्यापार का विकास कम है, अतः इनका विस्तार करने के लिए आर्थिक नियोजन आवश्यक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो यहां पे हमने तीन कारण जो कि मेजर कारण है यहां पे हमने देख लिए हुए हैं और आगे भी देखेंगे। यहां पे चौथा कारण है अधोसंरचनाओं के विकास के लिए, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो आर्थिक विकास के लिए यातायात के साधन, बिजली, सिंचाई आदि का बहुत अधिक महत्व है और भारत में इन साधनों की कमी है। इन साधनों के विकास के लिए आर्थिक नियोजन आवश्यक है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, टॉपिक शुरू करने से पहले ही बातों बातों में। ठीक है, मानवीय साधनों की समस्या थी, यहां पे देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है और इसका गुणात्मक स्वरूप निराशाजनक है। जनसंख्या की वृद्धि दर कम करने और इसका विकास करने के लिए आर्थिक नियोजन आवश्यक है। और यहां पे छठे नंबर की बात करें तो संतुलित विकास की बात हो रही है। निजी क्षेत्र में इतनी क्षमता नहीं है कि वह देश के सभी क्षेत्रों का विकास कर सके। जोखिम और भारी लागतों वाले तथा लाभ देर से प्राप्त होने वाले उद्योगों की स्थापना आर्थिक नियोजन के माध्यम से हो सकती है और इसी से होती भी है। तो यहां पे आपने देखा कि संतुलित विकास हो, ठीक है, संतुलित विकास हो, इसके लिए भी क्या है, आप कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया गया हुआ था। तो एक ये भी एक मेजर कारण है। ठीक है, 7वें नंबर की बात करें, पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। आर्थिक नियोजन के द्वारा लोगों की बचत को एकत्रित करके उसका निवेश किया जा सकता है, विदेशों से भी पूंजी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार पूंजी निर्माण की वृद्धि के लिए आर्थिक नियोजन आवश्यक है। ठीक है, तो निवेश के लिए भी आप देखेंगे लोग बचत नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे, चीजें उत्पादित नहीं होंगी तो क्या होगा, लोग खरीदेंगे नहीं, बचत नहीं हो पाएगी, उत्पादन नहीं हो पाएगा, मांग नहीं होगी। इन सबको देखते हुए क्या है, पूंजी निर्माण की बात करते हैं, पूंजी निर्माण की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो विदेशों से पूंजी प्राप्त करना और अपने लोगों से बोलें कि भाई बचत करके कैपिटल फॉर्मेशन करें, तो इसके लिए भी हमने क्या करना पड़ेगा, पूंजी निर्माण जैसे साधनों को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने मुद्दे देख लिए यहाँ पे। आपने देखे यहाँ पे 7 कारण, मेजर कारण हैं जो कि आर्थिक नियोजन के मार्ग को अपनाए जाने के लिए कह सकते हैं उनके पक्षधर हैं। ठीक है, उनके पक्ष में है ये। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या है, एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या क्या उद्देश्य है। सबसे पहला, भारत में आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, इसकी हमने बात करी हुई थी, इसकी हमने बात करी हुई थी। आर्थिक विकास, सभी योजनाओं में सर्वाधिक प्राथमिकता मिली हुई है और इसका कारण यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कम प्रति व्यक्ति आय और परिणाम स्वरूप बचत तथा पूंजी निर्माण की निम्न दर के कारण गरीबी के दुष्चक्र में फंस गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य जो है वो सभी क्षेत्रों में तीव्र आर्थिक विकास लाना है और ये प्रमुख क्षेत्र जैसे कृषि है, उद्योग है, बिजली है या परिवहन की बात कर सकते हैं। तो आर्थिक विकास हमने बोला था कि भाई चौमुखी विकास, हर एक क्षेत्र में विकास होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये है कि आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्यों में सबसे पहला हमारा उद्देश्य था आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा यहां पे आप देखेंगे कि आर्थिक समानता और आर्थिक न्याय की भी जरूरत होगी यहां पे। ठीक है, आर्थिक विकास तो आपने कर लिया हुआ है, ठीक है, प्लानिंग के आधार पर, लेकिन हमें यहां पे एक और समस्या है। क्या समस्या है, यहां पे आप देखेंगे कि आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय, ये भी होना चाहिए। तो ये भी एक मुख्य उद्देश्य है।
सामाजिक न्याय के दो पहलू में गरीबी में कमी और आय या धन के वितरण में असमानता में कमी शामिल है। तो भारत में नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य है बढ़ते राष्ट्रीय आय का कुछ लोगों के हाथों में संकेंद्रण को रोकना। तो इससे क्या होगा, आर्थिक समानता जो है वो निर्धारित हो जाएगी। ठीक है, सबको मतलब कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, सारे गरीब नहीं रहने चाहिए। ठीक है, तो सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अन्यथा आप देखेंगे कि पूंजीवादी ढांचे में पूंजीवादी ढांचे में आय और धन के वितरण में असमानता जो है वो अपरिहार्य हो जाएगी। तो भारत के सामाजिक राजनीतिक ढांचे में भारी असमानताएं मौजूद है। तो इस वजह से क्या है, इस वजह से आप देखेंगे आर्थिक समानता यहां पे होना बहुत जरूरी है। और सामाजिक न्याय की बात यहां पे हम कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखेंगे कि 5वीं योजना में, जो कि 73 से 78 तक चली हुई है, योजनाकारों द्वारा इस बिंदु पर स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था कि भाई पहली बार गरीबी हटाओ का उद्देश्य इसी योजना में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, सामाजिक न्याय पे ध्यान दिया गया हुआ है। और यहाँ पे पहली बार गरीबी हटाओ का उद्देश्य है वो उल्लेखित किया जाता है। तो एक तो उद्देश्य ये भी है आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय, और भी यहाँ पे है पूर्ण रोजगार की भी बात करता है, ये भी एक उसका उद्देश्य है, बेरोजगारी को दूर करना। और भारत की पंचवर्षीय योजना का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। और देखेंगे यहाँ पे आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये भी एक तरह का उद्देश्य है, प्लानिंग का उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है आत्मनिर्भरता। हम तमाम सारी पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो उसमें कुछ ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं हैं जिसमें आत्मनिर्भरता की बात करी गई है। 11वीं या 12वीं में लगातार बात करी गई है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें, इसके पहले भी आत्मनिर्भरता की बात करी गई है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है हमारी विगत वर्ष की योजनाओं में, पंचवर्षीय योजनाओं में। देखेंगे आत्मनिर्भरता बाहरी सहायता के उन्मूलन को संदर्भित करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है शून्य विदेशी सहायता। ठीक है, हम विदेशों से कोई जो है अभी भी आप देखेंगे जो अभी करंट सरकार है वो भी आत्मनिर्भरता की बात करती है, आत्मनिर्भरता की बात करती है। तो शून्य विदेशी सहायता से हम क्या करें, अपने जो भी औद्योगिक है या कृषि क्षेत्र है उसका विकास करें। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों का विकास करें यहाँ पे। तो ये आत्मनिर्भरता का ये भी एक लक्ष्य लेके चलते हैं, इसका उद्देश्य जो है लेके चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग तमाम सारी बात करने वाले हैं। ये हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे योजनाओं में, ये जितनी भी है चौथी, पांचवी, छठी योजनाएं जो हैं, जो भी थोड़ा थोड़ा इसमें दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चौथी योजना जो है जो 67 से लेके 73 तक के लिए, इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य के तहत देखेंगे कि खाद्यान्नों के आयात को समाप्त करना था, और 5वीं योजना का मूल उद्देश्य था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, 5वीं योजना की बात करें तो यहाँ पे आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की बात करता है, और अभी भी हम देखेंगे कि आत्मनिर्भरता की बातें होती रहती हैं और ऐसा भी हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो भी रहा है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, एक और देख लीजिए, आधुनिकीकरण। ठीक है, ये भी एक उद्देश्य है, और ये कब लाया गया है, छठी योजना में पहली बार इस नए उद्देश्य को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था। आधुनिकीकरण का अर्थ सब लोग जानते हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए कि आर्थिक गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक और संस्थागत परिवर्तन जो एक सामंती और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को एक प्रगतिशील और आधुनिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित कर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में सक्षम बनाए, ऐसी अवधारणा को हम लोग आधुनिकीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक उद्देश्य है आर्थिक नियोजन का, ये भी एक उद्देश्य है कि हम आधुनिकीकरण किस हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, आधुनिकीकरण हम किस हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे देख लीजिए अल्पकालिक उद्देश्य देख लीजिए थोड़े से अल्पकालिक। इन दीर्घकालिक उद्देश्य के अलावा भारत में प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के कुछ अल्पकालिक उद्देश्य भी रहे हैं। उदाहरण के लिए पहली योजना में कृषि विकास, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और शरणार्थियों के पुनर्वास पर जोर दिया गया है। दूसरी योजना की बात करें जो कि 56 से 61 तक है, इसका उद्देश्य आपने देखा होगा कि तीव्र औद्योगिक विकास, विशेष रूप से बुनियादी और भारी उद्योग में। ठीक है, तीव्र औद्योगिक विकास विशेष रूप से बुनियादी और भारी उद्योग में। तो ये हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कोई अल्पकालिक उद्देश्य निर्धारित किया गया था। और तीसरी योजना की बात करें
तो इसमें बुनियादी उद्योगों के विस्तार पर जोर दिया गया हुआ है। तो इस तरह से ये कुछ अल्पकालिक उद्देश्य भी हमने देखे हुए हैं, ठीक है, कुछ अल्पकालिक उद्देश्य भी हमने देख लिए हुए हैं। तो दीर्घकालिक उद्देश्य, अल्पकालिक उद्देश्य, योजनाओं के प्रकार, उनकी प्रक्रिया, परिभाषा, ये सारे मुद्दों को हमने देख लिया हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा उसमें हम कुछ चीजें देखेंगे कि कौन कौन इस प्लानिंग को सुझाव दे रहा है कि भाई ऐसे प्लानिंग की जाए, ऐसे प्लानिंग की जाए। तो वो तमाम सारे विद्वान या संघ की बात करेंगे। इवन कांग्रेस ने भी अपने कुछ चीजें दी हुई हैं, ठीक है, वो 1938-39 में, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो कांग्रेस की योजना है, सर्वोदय योजना है, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित कुछ योजना है, बॉम्बे प्लान है, या विश्वसरैया योजना है, ठीक है। इसके बाद में एम एन रॉय द्वारा जो कुछ दिया गया है उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में जेपी नारायण द्वारा भी कुछ योजनाएं दी गई थी, उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हमने मुद्दे देख लिए हुए। ओके, फिक्की का भी प्रस्ताव आया हुआ था, इन्होंने भी कुछ चीजें करी हुई थी, राष्ट्रीय नियोजन के संदर्भ में बातें करी हुई थी, आज चर्चा की हुई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हम लोग यहां से बात करेंगे विश्वसरैया योजना, इन्होंने क्या बोला हुआ था, फिर इसके बाद बात करेंगे फिक्की का प्रस्ताव जो कि 1934 में आया हुआ है, कांग्रेस का प्लान भी 1938 में आया हुआ था, बॉम्बे प्लान जो है 1944 में आया हुआ है, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे। और फिर गांधीवादी योजना जो कि श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा दी गई हुई थी, ठीक है, इनकी बात करेंगे। जन योजना की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जन योजना की बात करेंगे जिसको पीपल्स प्लान बोलते हैं। इसके बाद में हम सर्वोदय योजना की भी बात कर लेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो तमाम सारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि पहली होगी, फिर इसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना, फिर तीसरी, ऐसे करके हम लोग गिनेंगे इसको, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसके बाद में कल हम इस योजना को पूरी तरह से, जो भी हमारी प्लानिंग है, आर्थिक नियोजन के मुद्दे हैं, वो कल आपके खत्म हो जाएंगे। लगभग 1 से सवा घंटे क्लास होगी, थोड़ी लंबी क्लास होगी, वहां से हम लोग इसको फिनिश करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।